नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। तो अब चलते हैं कुछ एमसीक्यू सीरीज के साथ। फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आप लोग अभी कुछ नए नए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो सेक्शन 183 जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का है, वो स्पेशल प्रोसीजर बताता है रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन से रिलेटेड। तो 183 में जो है, जब जहाँ पे हम कन्फेशन की बात करते हैं, कन्फेशन का मतलब ये होता है जब कोई भी अपराधी कोई भी क्राइम करता है तो वो उस पर अपना क्रिमिनल को बता देता है कि हाँ, मैंने ही, क्रिमिनल ने ही ये अपराध कमिट करा है। वो एक स्टेटमेंट जब मजिस्ट्रेट के सामने रखता है कि हाँ, मैं ही इस चीज़ का अपराधी हूँ, या वो जो अपराध करता है उसको कबूल कर लेता है, तो उसी को हम कन्फेशन बोलते हैं। जो सेक्शन 183 में अभी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, जबकि ये सेम सेक्शन अगर आप देखें तो इंडियन एविडेंस के सेक्शन 22, 23, 24 में कन्फेशन से रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं। अभी जो नया कन्फेशन से रिलेटेड अभी हमारा भारतीय न्याय संहिता है, उसमें ये सेक्शन 23 सब क्लास 1 और 23 सब क्लास 2, इसमें जो है मजिस्ट्रेट के कन्फेशन के बारे में, पुलिस के कन्फेशन के बारे में बातचीत की गई है। या कन्फेशन जहाँ हम कोई इंड्यूसमेंट या सारी चीज़ों का पुलिस करती है, तो इस प्रकार के जो कन्फेशन स्टेटमेंट होते हैं वो इनएडमिसिबल होते हैं। तो ये प्रिंसिपल अगर आप पढ़ें कन्फेशन, तो इसको आप लिंक कर लें 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और सेक्शन जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, सेक्शन 23 सब क्लास 1 और 23 सब क्लास 2। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मजिस्ट्रेट में रिकॉर्ड एनी कन्फेशन, और ये पावर जो होती है वो मजिस्ट्रेट के पास होती है कि वो कोई भी कन्फेशन को रिकॉर्ड कर सकता है इन्वेस्टिगेशन के समय। क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन होती है, अन्वेषण होता है, जांच उसकी होती है किसी भी क्राइम की, तो उसमें जो कन्फेशन किसी भी अगर एक्यूज ने करा है तो मजिस्ट्रेट उसके की किया कि इसमें कितनी सत्यता है, क्या ये सत्य बात है, या उसके जो रिकॉर्ड है स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करता है, ताकि जब ट्रायल चलाया जा सके तो जो उसकी भी सारी चीज़ें हैं, जो उसके ऊपर चार्ज लगाए गए हैं, उस आधार पे लगाए जाएं या ना लगाए जाएं, या जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है ये कोई कंपल्सन के जरिए तो नहीं लगाया गया। इसीलिए जो 20(3) का है कि हम किसी भी अपराधी को उसके गवाही देने के लिए खुद से उसको बाध्य नहीं कर सकते। ये प्रोसिक्यूशन का काम है कि उसको प्रूव करे। इसीलिए जो हमारा आर्टिकल 20(3) है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन की जो डॉक्ट्राइन है, वो काफ़ी हद तक इंटरलिंक होती है। क्योंकि कोई भी कानून वो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे ही चलते हैं, या जो प्रोटेक्शन, कन्विक्शन और एक्विटल से रिलेटेड चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं, वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जो हमारा आर्टिकल 20 जिसके बारे में इन सारे अपराधों से संरक्षण की बात करता है। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग में रिकॉर्ड द कन्फेशन अंडर सेक्शन 123 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो 183 में जो है कन्फेशन स्टेटमेंट, कोई भी मजिस्ट्रेट जो डिस्ट्रिक्ट का है जहाँ पे उसको पता चला कि हाँ, यहाँ पे कोई अपराध कमिट हुआ है या कोई भी इंफॉर्मेशन उस ऑफेंस से रिलेटेड मिली है, तो उसको रजिस्टर्ड कर सकता है। और कन्फेशन हमेशा वाइलेंटरी दिया जाता है, बिना किसी दबाव के, और ना ही कोई उसको इंड्यूस किया जा सकता है, ना ही उसको थी, जब वो पूरी तरीके से अपनी फ्री विल से कोई भी कन्फेशन देता है। कन्फेशन एक स्टेटमेंट होता है जो वायलेंटली दिया जाता है। जो भी उसने अपराध कमिट करने के लिए कन्फेस करा है कि हाँ, मैंने ये अपराध कमिट करा है, तो ये जो भी कन्फेशन स्टेटमेंट होते हैं ये एक्यूज के द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने रखे जाते हैं। क्योंकि वो पुलिस के डर से कन्फेस कर देता है कई बार कि हाँ, मैंने ये अपराध करा है, ताकि उसको जुडिशियल कस्टडी मिल सके और वो अपने जो कन्फेशन की स्टेटमेंट उसने दिया है उसको प्रोटेक्शन मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया जा सके, उसको जो अब न्यायिक परीक्षा है उसमें रखा जा सके, जुडिशियल कस्टडी में या रिमांड में लिया जा सके, जिसकी वजह से जो टार्चर है या ज़बरदस्ती अनलॉफुल तरीके से इंड्यूस करके कोर्जन के जरिए जो पुलिस यूज करती है, उससे बचाया जा सके, और अनावश्यक जो एक्यूज है उसको
किसी भी तरीके के कंपल्सन से या किसी भी तरीके की थ्रीट से उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। हु अमंग फॉलोइंग इज नॉट ऑथराइज्ड द रिकॉर्ड ऑफ कन्फेशन। तो कन्फेशन कभी भी जो हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उनके द्वारा नहीं लिया जाता है, जिससे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो गए, क्योंकि ये जो बॉडी है वो एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, ये जुडिशियल या जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट नहीं है। ये जुडिशरी और सेपरेशन का जो अलग अलग से बंटवारा है, जिससे जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बनी रहे, साथ ही साथ जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें एक बैलेंस बना रहे, कॉन्फ्लिक्ट जो सिचुएशन होती है, क्योंकि जुडिशरी का काम है राइट को प्रोटेक्ट करना, स्टेट के आर्बिट्रेरी एक्शन को सरेंडर करना। इसीलिए जो हमारा सेपरेशन ऑफ जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 50, जिसके बारे में हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बात करता है कि हम इस प्रकार के स्टेट नैतिक सिद्धांत बनाए जिसकी वजह से कोई भी टसल अगर इंडिविजुअल राइट या पब्लिक राइट या जो हमारे एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है उनके बीच में कोई टसल होता है तो जुडिशरी उसको प्रोटेक्ट कर सके। ये सील्ड की तरीके काम करती है, ये चेक एंड बैलेंस करती है, जिससे वो जो चेक कर सके कि क्या जो ये एक्ट किए जा रहे हैं एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के द्वारा ये जस्टिफाइड हैं, कितने लीगल हैं, क्या ये नेचुरल प्रिंसिपल का पालन कर रहे हैं। एक बैलेंस बना रहे जिससे सोसाइटी में एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, एक सोशल सॉलिडरिटी बनी रहे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो कन्फेशन एक स्टेटमेंट है जो हमेशा जनरली कभी भी ये पुलिस ऑफिसर के द्वारा नहीं रिकॉर्ड करा जाता, हमेशा मजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, जिसके पास ये लॉ के द्वारा ये पावर कंफर्म होती है। इसीलिए इनकरेक्ट हमसे पूछा गया, तो अगर पुलिस ऑफिसर आपको किसी भी ऑप्शन में दिखे तो आप उसको काट सकते हैं। वो कन्फेशन स्टेटमेंट एडमिसिबल नहीं होगा, क्योंकि उसमें कोर्जन अनडू इन्फ्लुएंस शामिल हो सकता है, प्रॉमिस या इंड्यूसमेंट शामिल हो सकता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। तो अब चलते हैं कुछ और क्वेश्चन की तरफ। आशा करता हूँ कि आप लोग समझेंगे। तो कन्फेशन जनरली मजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। कौन सा मजिस्ट्रेट? एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिसके डिस्ट्रिक्ट पे कोई भी अपराध की इंफॉर्मेशन मिलती है या कोई भी अपराध रजिस्टर्ड होता है उसके जुडिक्शन में या विदाउट द जुडिक्शन, तो उसमें ये पावर होती है मजिस्ट्रेट के पास कि वो किसी भी एक्यूज के कन्फेशनल स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करे और उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए, जांच के लिए उसको आगे जो है वो ट्रांसफ़र करे, जिससे वजह से प्रॉपर चार्ज और इंक्वायरी फ्रेम की जा सके और एक्यूज को कस्टडी में या जुडिशियल अवरक्षा में लिया जा सके, न्यायिक अवरक्षा में लिया जा सके और उसको प्रॉपर कन्विक्शन या एक्विटल उसका एविडेंस के आधार पे प्रॉपर इंक्वायरी होने के बाद उसको कन्विक्ट किया जा सके, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव किया जा सके, जिससे कोई भी शक न बचे कि क्या अपराध जो ये अपराधी है इसी ने एक्यूज ने ही करा है या कोई कोर्जन या अंडू इन्फ्लुएंस के दबाव में वो ऐसा बोल रहा है या उसको बाध्य किया जा रहा है। तो इसीलिए ये हमेशा फ्री विल के जरिए एक्यूज देता है, उसको बाध्य नहीं किया जा सकता कि वो कन्फेस करे। ये काम प्रोसिक्यूशन का होता है, स्टेट के अंदर आता है, क्योंकि स्टेट का मेन काम होता है जो भी क्राइम होता है या पब्लिक में जो भी उथल पुथल मची है या सोशल डिसऑर्डर मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तो ये उसका काम है, क्योंकि ये सोसाइटी के लिए क्राइम हुआ है, एक इंडिविजुअल को इसका इम्पैक्ट नहीं हो रहा था। ये जिम्मेदारी भी स्टेट की है कि स्टेट जो भी नेचुरल ऑर्डर है या हमारा सोसाइटी है उसमें एक सोशल ऑर्डर मेंटेन कर सके, एक लॉ एंड जस्टिस मेंटेन कर सके, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बेटर मैनेजमेंट रूल ऑफ लॉ बना सके। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब कन्फेशनल स्टेटमेंट 183 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में यही किया जाता है कि हमेशा जो कन्फेशनल स्टेटमेंट होता है ये इन्वेस्टिगेशन
के समय दिया जाता है, या जब इंक्वायरी कमेंसमेंट शुरू होती है उसके पहले या ट्रायल के समय हम कोई भी कन्फेशनल स्टेटमेंट दे सकते हैं, लेकिन ट्रायल के बाद हम नहीं दे सकते, क्योंकि ट्रायल के बाद तो जजमेंट आएगा, और जजमेंट जब आ जाएगा तो कन्फेशनल का कोई काम थोड़े रहेगा, क्योंकि जजमेंट में तो ये सारी चीज़ें पहले ही आ जाएंगी। जब तक एक्यूज कन्फेस नहीं करेगा तब तक हम कैसे ट्रायल चलाएंगे, कैसे चार्ज फ्रेम करेंगे। चार्ज तो हम उसी के आधार पे फ्रेम करेंगे, या तो एक्यूज ने कुछ कहा है कि मैंने क्राइम करा है, या प्रोसिक्यूशन कुछ एविडेंस लेकर आता है, या कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी उस अपराध के बारे में मिलती है, या पुलिस अपने पुलिस रिपोर्ट में कुछ इन्वेस्टिगेशन करती है। उसी के आधार पर जो मजिस्ट्रेट है वो अपनी इंक्वायरी करने के बाद प्रॉपर रीजन जस्टिफाइड करने के बाद चार्ज फ्रेम करेगा कि वो किस अपराध क्या है, उसकी सेवरिटी कितनी है, कौन सा अपराध कमिट करा है, उसकी कैटेगरी क्या है, सीरियस अपराध है कि छोटे मोटे अपराध है, मामला कॉग्निजेबल नेचर का है। ये सारी चीज़ देखने के बाद तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। कन्फेशनल स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड किया जाता है स्पेशल प्रोसीजर 183 में दिए हैं, ये हमेशा सब्सटेंटिव एविडेंस की तरीके लिया जाता है विदाउट बीइंग फॉर्मली प्रूफ। ये सब्सटेंटिव एविडेंस के तरीके से जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है 183 में चेक किया जाता है, क्योंकि सब्सटेंटिव एविडेंस का मतलब है ये कि एक एविडेंस जिसमें उसके क्या राइट्स हैं, क्या लाइबिलिटी हैं, क्या वो सही उस चीज़ को बोल रहा है, जो एविडेंस है वो प्रॉपर है कि नहीं है। तो हम इसको ये नहीं मान लेंगे कि ये एक ही एविडेंस जो उसने दे दिया उसी से हम उसको कन्फेस कर ले कि उसने अपराध करा। उसके लिए कोरोबरेशन जरूरी है, कुछ और फॉर्मेलिटी हैं जो पूरी करनी पड़ेंगी, तभी हम उसको कह सकते हैं कि ये जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है इसकी वैलिडिटी है, इसको हम एडमिसिबल करार दे सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इसेंशियल प्री रिक्वायर्ड, 183 के तरीके कौन सा स्टेटमेंट है जो इसेंशियल नहीं है। तो जब भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे जरूरी नहीं है कि जो एक्यूज का एडवोकेट है वो प्रेजेंट उसकी मौजूदगी होना चाहिए। बिना एडवोकेट की मौजूदगी में भी स्टेटमेंट जो है वो एक्यूज रिकॉर्ड कर सकता है मजिस्ट्रेट के सामने। बट ये बात है कि जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएं वो अपनी स्वेच्छा से करे, फ्री विल से करे, बिना किसी दबाव के करे, और सबसे बड़ी बात उसको कोई कंपल्सन या क्वाइजन उसके ऊपर ना लगाया जाए, या उसको किसी प्रकार का बाध्य न किया जाए कि वो स्वतंत्र है अपने स्टेटमेंट को रखने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए मजिस्ट्रेट के सामने। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। विच इज ट्रू अबाउट द रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन, तो कन्फेशन हमेशा जो है मजिस्ट्रेट किसी भी उस पे वार्न नहीं कर सकता है कि एक्यूज को कन्फेस करे, क्योंकि ये काम प्रोसिक्यूशन का है कि वो प्रूव करे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। ऐसे दबाव में या डरा धमका के तो फिर वो फ्री विल से कहाँ हुआ, और कन्फेशन का पहला मेन उद्देश्य है कि वो हमेशा फ्री विल से होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। सॉरी, वायलेंटी कन्फेशन जो है वो एडमिसिबल होगा एविडेंस में जब वो मजिस्ट्रेट के पास एडमिट किया जाएगा, और मजिस्ट्रेट जो जिसके जुडिक्शन न्यायिक क्षेत्राधिकार में वो कन्फेस किया गया है वो कॉम्पिटेंट हो उस कन्फेशन को करने के लिए, या उस कन्फेशन को मानने के लिए, वह कन्फेशन की उसमें जो अथॉरिटी है उसके पास हो। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आएगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट जो होते हैं वो हमेशा 183 में सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं हो सकते हैं, क्योंकि नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट में कुछ और कोरोबरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। जो स्टेटमेंट विटनेस 183 में रिकॉर्ड करता है उसमें हम कोरोबरेशन और कंट्राडिक्शन के लिए यूज कर सकते हैं कि कहीं एक्यूज ने जो बात बोली है वो आगे जब ट्रायल होगा तो हम कुछ एडिशनल सपोर्ट दे सकते हैं, एविडेंस दे सकते हैं। साथ ही साथ जो उसने स्टेटमेंट दिए हैं अब उनको हम ट्रायल में जब एक्यूज को क्रॉस एग्जामिनेशन या चीफ एग्जामिनेशन होगा तो हम उसको कंट्राडिक्ट कर सकते हैं कि तुमने तो यहाँ पे ये चीज़ कन्फेस करी थी, अब तुम और कुछ कर रहे हो।
तो ये कंट्राडिक्शन पैदा करता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रोविजो ऑफ सेक्शन 183(6) एज ए स्टेटमेंट, जो विक्टिम अगर किसी ने कोई जो जिसको अपराधी जो है उसको विक्टिम जिसके खिलाफ अपराध घटित हुआ है, जो सफरर है 186(6) में, वो रिकॉर्ड कर सकता है जो भी मजिस्ट्रेट वुमेन मजिस्ट्रेट के सामने जो महिला है वो अपने बात को अपनी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर सकती, क्योंकि महिला है सेंसिटिव है, ताकि जेंडर सेंसिटाइजेशन का ध्यान रखा जा सके। अपनी बात को महिला फ्रीली कन्फेस कर सके। पुरुष के सामने हो सकता है वो सकुचाए या शर्माए, तो इस वजह से हमारे लॉ में इस प्रकार के प्रोविजन दिए गए हैं। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन सेकेंड प्रोविजो जो 183(6) से का विच ऑफ द फॉलोइंग मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम ब्रॉट बिफोर हिम टू पुलिस ऑफिसर। तो 183(6) में जो ऑफेंस मजिस्ट्रेट के द्वारा सामने रिकॉर्ड किए गए हैं विटनेस को, वो उनके बारे में पुलिस ऑफिसर को जो है वो ब्रॉट बिफोर हिम बाय पुलिस ऑफिसर ला सकती है। अगर जो ऑफेंस पनिशेबल हुआ इम्प्रीजनमेंट 10 ईयर से लेकर या मोर, या इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ या डेथ से रिलेटेड है, तो 183(6) में जो मजिस्ट्रेट ऑफेंस है उसको इस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर सकती है विटनेस के पुलिस के सामने। तो ये बात की गई है कि जब अपराध जो है वो पनिशेबल होगा इम्प्रीजनमेंट 10 साल का या उससे ज़्यादा, या वो जो इम्प्रीजनमेंट है उसका लाइफ इम्प्रीजनमेंट हो सकता है या डेथ हो सकती है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब थर्ड प्रोविजो जो 183(6) का है, जिसमें अगर कोई भी पर्सन कोई भी स्टेटमेंट ऐसा पर्सन स्टेटमेंट बनाता है जो टेम्पररी या परमानेंटली जो मेंटली नहीं सोच पा रहा है या फिजिकली उसके शरीर में कोई डिसेबिलिटी है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, फिजिकली वो लंगड़ा है, लूला है, तो वो जनरली है कि वो उस बात को मेंटली उसका दिमाग चलेगा नहीं, या मेंटली वो रिटार्ड पर्सन है, तो उसमें वो किसी की मदद लेगा जिससे वो उसकी बात को वो जो कहना चाहता है उसको इंटरप्रेट कर सकें। तो इसमें यही है कि हम ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का यूज करके या तो हम उसको ऑडियो में रिकॉर्ड कर लाएंगे या तो वीडियो में इलेक्ट्रॉन कर लाएंगे या तो मोबाइल फ़ोन में, जिससे हम वो क्या कहना चाहता है उसको हम उसकी बात को उसके स्टेटमेंट को हम रिकॉर्ड कर सकें, उसके स्टेटमेंट की जानकारी जो है वो अथॉरिटी तक पहुंच सके। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। स्टेटमेंट ऑफ पर्सन रिकॉर्डेड बाय मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 163(6)B में जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दिया गया है, उस स्टेटमेंट की अगर एग्जामिनेशन इस चीज के बदले अगर कोई पर्सन जो विक्टिम है अगर वो पर्सन ने ऑफेंस करा स्टॉकिंग से रिलेटेड, या वो जो विक्टिम है वो टेम्पररी या फिजिकली डिसेबल्ड है, तो उसके सेक्शन 183(6)B में ये प्रोविजन दिया गया है कि हम उसके स्टेटमेंट एग्जाम इन चीफ के बदले स्टेटमेंट उसके ले सकते हैं जो पर्सन विक्टिम रहा है स्टॉकिंग का या फिजिकली टेम्पररी डिसेबल्ड पर्सन है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। तो अब चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। जो कन्फेशन है वो रिकॉर्ड करा जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा जो डिस्ट्रिक्ट का जहाँ पे कोई भी अपराध कमिट हुआ है उसके जुडिक्शन में या उसके विदाउट जुडिक्शन में। कन्फेशन स्टेटमेंट 183 में दिया है और इसके सेम इंटरलिंकेज सेक्शन 23 सब क्लास 1-2 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दिए गए हैं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन या कोई टाइम इंक्वायरी या आफ्टरवर्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायर ट्रायल के बारे में जो है वो बात करता है कि स्टेटमेंट हमेशा कन्फेशनल स्टेटमेंट इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी के समय हम जो है उनको स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने लाया हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएंगे। अब हम चलते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन। जब विक्टिम अगर किसी
एक्यूज ने उस विक्टिम का रेप कर दिया है, तो उसके लिए जो प्रोविजन हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दिए गए हैं, तो 184 जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का है, वो मेडिकल एग्जामिनेशन जो विक्टिम है, जिसने जो सफरर है, जिसको एक्यूज ने जिसके खिलाफ कुछ गलत करा है या जिसकी वजह से विक्टिम को परेशानियां हुई हैं, जो सफरर है रेप का, उसके बारे में 184 में प्रावधान दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर मेडिकल की ज़रूरत पड़ती है या मेडिकल प्रोसीजर कराया जाता है। तो सेक्शन 184 जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, वो विक्टिम जिसका रेप हुआ है उसके बारे में बताता है कि हम उसको मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास भेजेंगे 24 घंटे के अंदर अंदर, जैसे ही हमको उस अपराध के बारे में जानकारी मिलती है। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंस ऑफ कमिटिंग रेप, अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो ऑफेंस कमिटिंग रेप के बारे में बात करता है, तो जो मेडिकल एग्जामिनेशन है एलिज विक्टिम का, वो उसके बारे में बात करता है कि अगर इन्वेस्टिगेशन जिस भी अपराध के समय रेप में कोई भी कमिट हुई है और मेडिकल एग्जामिनेशन जो विक्टिम का है वो किसके द्वारा डन किया जाएगा, तो वो तभी किया जाएगा जब वो वुमेन जो उसकी अपराध की जिसको पीड़ा हुई है या जो सफरर है वो कंसेंट दे दे, या जो उसके घर में कोई कॉम्पिटेंट उसके गार्जियन है जो उसके बिहाफ में कंसेंट दे दें। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो वुमेन को विदाउट बिना किसी डिले के उसका एग्जामिनेशन करेगा और एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा जो उसको बताएगा कि जो पर्सन या जो वुमेन है उसके डीएनए प्रोफाइलिंग क्या है, उसको कौन कौन सी इंजरी हुई है या उसकी मेंटल कंडीशन क्या है। तो ये सारे काम जो है वो मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा किए जाएंगे। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो अपनी एक रिपोर्ट फॉरवर्ड करेगा 184 में। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होगा कितने दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर एक रिपोर्ट जो है वो बना के कि उसकी क्या क्या, उसको कौन कौन सी इंजरी हुई है, उस रिपोर्ट में क्या क्या जो उसका मेडिकल कंडीशन है विक्टिम का उसके बारे में, ताकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसको पता चल सके कि ये जो समस्याएं हैं विक्टिम को फेस हुई हैं। तो इसकी वजह से जो ये प्रोविज़न दिया गया 184 में, इसके बारे में बातचीत कही कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है ये रिपोर्ट वो 7 डे के अंदर उसको भेजेगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को। अब आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब कौन से सेक्शन में सर्च कर सकती है पुलिस? अब सर्च किसके, जो एक्यूज के कुछ डॉक्यूमेंट के लिए सर्च कर सकती है, कोई मटेरियल उसके पोजीशन में है या कोई भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उसके बारे में या कोई डॉक्यूमेंट है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जो है वो पुलिस ऑफिसर, ताकि वो इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी को और मजबूत बना सके, कुछ एविडेंस वो कलेक्ट कर सके, तो इसके बारे में सेक्शन 185 बात करता है। इस सेक्शन में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रोवाइड द सर्च बाय पुलिस ऑफिसर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन की, जो पुलिस ऑफिसर है वो सर्च करेगा एक्यूज के जो ठिकाने हैं, जैसे आजकल के दौर में पुलिस सर्च करती है कोई भी, ताकि उसको कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन या सबूत मिल सकें, तो सेक्शन 185 में दिया है। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो है वो सर्च कैन बी कंडक्टेड, जो इन्वेस्टिगेशन के समय सर्च जो है वो कंडक्ट की जा सकती है विदाउट वारंट के द्वारा, पुलिस ऑफिसर के द्वारा या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जो दोनों लोग हैं वो सर्च कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, बोथ ए एंड बी, पुलिस ऑफिसर एंड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। क्या वेदर द सर्च कंडक्टेड अंडर सेक्शन शैल बी रिकॉर्डेड थ्रू मोबाइल फ़ोन की, जो सर्च कंडक्ट की गई है क्या उसकी रिकॉर्डिंग मोबाइल फ़ोन के में मैंडेटरी है? तो हाँ, ये प्रोविजो दिया गया सेक्शन 185(2) में, जिसमें अगर कोई भी सर्च कोई भी पुलिस ऑफिसर कर रहा है या जो जिसको पुलिस ऑफिसर का जो सबॉर्डिनेट है वो कर रहा है या जिसको अथॉरिटी ने उस काम करने के लिए अथॉराइज करा है, तो वो उसको मैंडेटरी है कि उस रिकॉर्ड को जो भी उसने सर्च करा है उस आर्टिकल की फ़ोटो कापी भेजे या रिपोर्ट भेजे या उसको मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड करे। तो ये 185(2) में इसके बारे में दिया गया। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा।
अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा सेक्शन है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का? जो ऑफिसर इंचार्ज होता है पुलिस स्टेशन का, SHO, या पुलिस ऑफिसर जो रैंक सब इंस्पेक्टर से नीचे का नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन या कोई भी किसी भी ऑफिसर इंचार्ज इन अदर पुलिस स्टेशन में कोई भी इन्वेस्टिगेशन करना या डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में करना है, या कोई सर्च जो है किसी प्लेस पे करना है, या कोई फार्मर ऑफिसर जो है उसको सर्च करने के लिए उसके ओन स्टेशन में कहा जा रहा है, तो ये जो प्रोविजन है ये 186 में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब रिमांड और डिफॉल्ट बेल के बारे में समझते हैं। विच रिलेवेंट प्रोसीजर इन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है वो इन्वेस्टिगेशन, अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन जो है अगर वो 24 घंटे के अंदर अंदर नहीं कंप्लीट होती है तो जो है उसका प्रोविजन 187 में दिया है कि उसमें रिलेवेंट प्रोसीजर ये दिया है कि अगर इन्वेस्टिगेशन जो है वो 24 घंटे के अंदर नहीं कंप्लीट होती है तो उसका प्रोविजन 187 में दिया है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो 24 घंटे के अंदर अरेस्ट के जो पर्सन को है वो नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने भेजे, और जो कॉपी है जो उसने डायरी में लिखा है जो भी चीज केस के बारे में, साथ ही साथ एक्यूज को उसके साथ लेकर जाए। जो इन्वेस्टिगेशन अगर 24 घंटे के अंदर वो नहीं कंप्लीट कर पाता तो ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर जो एक्यूज है उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करे। तो ये जो प्रोविजन है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया है, जो हमारे सेक्शन 20 आर्टिकल 20 में जो प्रोटेक्शन से रिलेटेड दोष मुक्ति के खिलाफ संरक्षण के जो अपराधों के बारे में बात की गई है, जिसमें कि हम नेचर ऑफ एक्यूजेशन की बात करते हैं। हम ये बात करते हैं कि हमको पता लगे कि हमने क्या अपराध करा है, हमारा बेल लेने का अधिकार है, हमको कहीं भी पुलिस 24 घंटा से ज़्यादा कस्टडी में नहीं रख सकती है, हमको उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुति करना पड़ेगा। सेक्शन जो हमारा 58 है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, वो भी 78 माफ करिएगा, वो भी इसी के बारे में बात करता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अंडर BNSS व्हाट मैक्सिमम पीरियड एक्यूज कैन बी ऑर्डर्ड? तो कितना मैक्सिमम पीरियड है जो हम एक्यूज को पुलिस कस्टडी में रख सकते हैं? पुलिस कस्टडी जो अलाउ होती है वो मैक्सिमम हम 15 दिन किसी भी एक्यूज को पुलिस कस्टडी में रख सकते हैं। ये ऑर्डर मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया जाता है, ये 15 डे। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। अगर सेक्शन 187 सब क्लास 2 में जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का है, मजिस्ट्रेट अथॉराइज करता है डिटेंशन कि किसी भी एक्यूज को कस्टडी में डिटेन 15 दिन से ज़्यादा पुलिस कस्टडी में नहीं रखा जा सकता, पूरी तरीके से होली या पार्ट में, एनी टाइम ड्यूरिंग द इनिशियल डे ऑफ 60 डे या 90 डे एज द केस में बी प्रोवाइडेड इन 187(3). तो 40 से 60 दिन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी मजिस्ट्रेट अथॉराइज कर सकता है डिटेंशन। कम ज़्यादा से ज़्यादा 40 या 60 दिन के अंदर जो मजिस्ट्रेट अगर वो इन्वेस्टिगेशन को नहीं पूरी कर पाता तो जो एक्यूज है उसको बेल मिलेगी या वो बेल के लिए हकदार है। अंडर सेक्शन 187 में मजिस्ट्रेट डिटेंशन का ऑर्डर दे सकता है किसी भी कस्टडी में कि तुम जुडिशियल कस्टडी में एक्यूज को भेजा जाए या पुलिस कस्टडी में भेजा जाए, या न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाए या पुलिस अभिरक्षा में भेजा जाए। तो ये उसके बारे में बात करता है सेक्शन 187। इफ अ पर्सन है जो डिटेन इन द पुलिस कस्टडी, अगर कोई पर्सन है वो डिटेन किया जाता है पुलिस कस्टडी में, वेयर ही विल बी डिटेन, अगर कोई भी पर्सन पुलिस कस्टडी में रखा जाता है पुलिस अभिरक्षा में तो वो पुलिस थाने के अंदर रखा जाएगा, पुलिस स्टेशन जो होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। विद अ ट्रायल रिलेट टू ऑफेंस अंडर सेक्शन 64A, अगर ऑफेंस अगेन वुमेन से रिलेटेड मामले हैं जैसे रेप के मामले हैं या स्टॉकिंग के मामले हैं
या वैरिज्म के मामले हैं या गैंग रेप के मामले हैं, तो ट्रायल की जो समय सीमा है कि मैक्सिमम 2 महीने के अंदर अंदर ट्रायल का कंप्लीशन अनिवार्य है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। मैक्सिमम जो पीरियड है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट किसी भी एक्यूज को अपनी कस्टडी में या डिटेन कर सकता है। मैक्सिमम 7 दिन से ज़्यादा जो एक्यूज मजिस्ट्रेट के पास पावर ये नहीं है कि वो किसी भी एक्यूज को डिटेन कर सके या उसको अपनी कस्टडी में ले सके या उसका तो इसके बारे में जो अपराध की श्रेणी के बारे में बात की गई कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जो डिटेंशन पावर है वो मैक्सिमम 7 दिन है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डिफॉल्ट बेल के बारे में बात करते हैं। तो डिफॉल्ट बेल का मतलब होता है जब इन्वेस्टिगेशन जो है वो 90 से 60 दिन के अंदर अगर नहीं कंप्लीट हो पाती है तो हम उसको एक्यूज को बेल दे देते हैं, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है, पुलिस ऑफिसर होते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन को एक जो टाइम पीरियड दिया गया उसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं कंप्लीट कर पाते तो वो ये जो एक्यूज के पास अधिकार है कि वो बेल ले सकता है। तो उसी को हम डिफॉल्ट बेल कहते हैं कि यहाँ पे जो है इन्वेस्टिगेशन या उसके खिलाफ कोई चार्ज ना प्रूफ कर पाना या पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट ना कर पाना, तो हम एक्यूज को फिर जुडिशियल कस्टडी में नहीं रख सकते या हम उसको डिटेन नहीं कर सकते हैं। एक्यूज का अधिकार बन जाता है कि वो अपना बेल के लिए मांग कर सकता है। तो ये जो डिफॉल्ट बेल है उसे से कि ये कहीं ना कहीं पुलिस ऑफिसर की फॉल्ट है या अथॉरिटी की फॉल्ट है, जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। तो 187(3) इसके बारे में बात करता है डिफॉल्ट बेल की। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। डिफॉल्ट बेल्ट जो है वो तब दी जाती है जब इन्वेस्टिगेशन जो है एक टाइम पीरियड दिया गया है 60 से 90 दिन के अंदर नहीं कंप्लीट हो पाती है। तो एक्यूज के पास ये इंडिफेंसिबल राइट आ जाता है कि जो इन्वेस्टिगेशन अगर वो 90 से 60 दिन के अंदर नहीं कंप्लीट हो पाती तो वो बेल के लिए हकदार है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। ऑन द नॉन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अगर इन्वेस्टिगेशन का जो कंप्लीशन है या प्रोसिक्यूशन अपनी जो चार्ज शीट है उसमें फेल हो जाता है 60 से 90 दिन के लिए उसे समय को 87 में, तो हम उसको बेल से रिलीज कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। तो फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें।